नमस्कार दोस्तों, सीडीएस 1 2021 में आए हुए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। इससे पहले हिस्ट्री के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं और बाकी के क्वेश्चन पेपर जैसे सीडीएस 2 2021, सीडीएस 1 2022 इनके क्वेश्चंस भी हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। नाउ यहाँ पे बात करेंगे 54th नंबर तक का क्वेश्चन हमने कर लिया सेट ए के अकॉर्डिंग। नाउ 55th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन के सोर्सेज भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ ताकि आप भी समझ पाए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंस क्या है, रेलेवेंस क्या है। ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इन द एटमॉस्फेयर। यानी ओजोन परत जो है जो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी विकिरणों को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, वो किस लेयर में पाई जाती है। ऑप्शन है हमारे पास आयोनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार ना जाने कितनी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि ओजोन लेयर जो है वो किस परत में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या है फिर? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है, ये आप लोगों को पता होगा। और इसे तो मैं जैसे देखिए जो लेयर्स होते हैं पृथ्वी के वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्फीयर्स। तो इनमें जो पृथ्वी के लेयर्स होते हैं उन्हें याद रखने की एक ट्रिक है, मैं उसे ही याद रखता हूँ और वो ट्रिक है सेपरेट वीडियो एटमॉस्फेयर के सारे लेयर्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार क्वेश्चन एटमॉस्फेयर के लेयर से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइमरी वेव्स ऑफ अर्थक्वेक्स इज नॉट करेक्ट। यानी भूकंप के जो प्राइमरी वेव्स होते हैं उनसे संबंधित कौन सी बात सही नहीं है। दे आर सिमिलर टू साउंड वेव्स, दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल्स, दे ट्रेवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल्स, दे मूव फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव एट द सर्फेस। ना आपने एक बात गौर की, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि जब भी आप चार ऑप्शंस देखें तो आपको ये सोचना होगा कि कभी कभी दो ऑप्शंस आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं और अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों में से ही आंसर होगा। जैसे अगर मैं बात करूं इसी क्वेश्चन की तो अगर आप बी और सी को देखें तो एक में कहा जा रहा है कि ये ओनली सॉलिड मटेरियल में ट्रेवल करेंगे और दूसरे में कहा जा रहा है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रेवल करेंगे। तो ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हुए ना, तो या तो आंसर बी होगा या फिर सी, क्योंकि एक ही बात ट्रू हो सकती है, या तो ये सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करें या फिर तीनों में ट्रेवल करें। दोनों बात तो एक साथ सही नहीं हो सकती क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ता है, आपका आधा काम इससे आसान हो जाता है कभी कभी कुछ क्वेश्चन में। जैसे इस क्वेश्चन में या तो आंसर बी होगा या फिर सी। अब अगर हमें पता है प्राइमरी वेव्स के बारे में तो हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। सो ये चीज़ अगेन आपको 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी में डिटेल में मिल जाएगी। अर्थक्वेक के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की गई है, बट मैंने इसे पॉइंटर फॉर्मेट में लिख दिया है ताकि आसानी से सारी चीज़ें एक साथ हमें याद रह सकें। सीस्मिक वेव्स की बात करें तो दो प्रकार की होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव भी अगेन दो तरह की होती हैं जिनमें आती है प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। अब बात करते हैं प्राइमरी वेव्स की। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये सबसे पहले पहुंचेंगी क्योंकि ये प्राइमरी वेव्स इनका नाम ही रखा गया है। किसी भी अर्थक्वेक के दौरान ये जो वेव्स होंगी प्राइमरी वेव्स ये सबसे पहले पहुंचेंगी। ये फास्टेस्ट बॉडी वेव्स होती हैं। बॉडी वेव्स में जैसे हमने बात की दो तरह की, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो ये फास्टेस्ट होती हैं और ये सिमिलर होती हैं साउंड वेव्स की। क्यों साउंड वेव्स के सिमिलर होती हैं? क्योंकि साउंड वेव्स जिस तरह से लॉन्गिट्यूडनल होती है उसी तरह से ये भी जो बॉडी वेव्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनल्स हैं। और एक बात और ध्यान रखिए कि चूंकि ये लॉन्गिट्यूडनल है, साउंड वेव्स की तरह है, तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकती हैं। सो हमने तो प्राइमरी वेव के बारे में देख लिया कि जो सीस्मिक वेव होती हैं वो दो तरह की होती हैं, बॉडी वेव और सरफेस वेव। बॉडी वेव के अंतर्गत प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स आती हैं, जिनमें जो प्राइमरी वेव होती है वो सबसे पहले अर्थक्वेक के दौरान पहुंचती हैं और तीनों ही मीडियम में ट्रेवल कर सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में। लेकिन हमें यहाँ पे कहा गया सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती है, तो ये बात गलत है क्योंकि ये साउंड वेव के सिमिलर होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और सबसे ये फास्टेस्ट पहुँचती हैं किसी भी अर्थक्वेक के दौरान सतह पर। सो हमसे यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि ये बात गलत है। ओनली वर्ड यहाँ पे गलत है क्योंकि ये तीनों ही मीडियम में ट्रेवल करती हैं। आगे समझ लेते हैं सेकेंडरी वेव्स को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इन वेव्स के ऊपर। सेकेंडरी वेव्स की अगर बात करें तो ये प्राइमरी वेव्स के मुकाबले स्लोअर होती हैं और स्लोअर होने के कारण ये सिर्फ सॉलिड में पास करती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब मैंने बात की यहाँ पे बॉडी वेव्स की तो दो तरह की हैं, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव तीनों ही मीडियम में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में पास कर सकती हैं और ये फास्टेस्ट होती हैं, सबसे पहले अर्थक्वेक में पहुँचने वाली। लेकिन जब हम बात करें सेकेंडरी वेव की तो ये प्राइमरी वेव से स्लो होती हैं और सिर्फ सॉलिड में पास करती हैं। इसे मैं कैसे याद रखता हूँ? देखिए, एस फॉर सेकेंडरी और एस फॉर सॉलिड, तो ध्यान रखिए सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ये पास करेंगी और ये ट्रांसवर्स होंगी, ना कि लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स होने के कारण भी आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में पास कर सकती हैं।
सो सीस्मिक वेव की दो कैटेगरी की हमने बात की, बॉडी वेव्स जिसे हमने कवर कर लिया, दो टाइप देखा हमने, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब बात करते हैं सरफेस वेव्स की। तो सरफेस वेव के अंदर क्या होगा, व्हेन बॉडी इंटरेक्ट विद सरफेस रॉक देन दिस जनरेट। तो ये कब जनरेट होंगी, जब बॉडी इंटरेक्ट करेगी सरफेस रॉक्स के साथ, तो सरफेस वेव्स का निर्माण होगा। ये मूव करेंगी सरफेस में, ट्रांसवर्स वेव होगी, ध्यान रखिए ट्रांसवर्स होंगी, और बॉडी वेव के मुकाबले कई ज़्यादा डैमेजिंग होंगी, बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होंगी। कौन सी वेव्स, सरफेस वेव्स, क्योंकि ये सरफेस में आकर अटैक करेंगी। और अगर बात करें सरफेस वेव्स के कैटेगरी की, तो ये भी अगेन दो तरह की होती हैं। पहली होती है लव वेव्स और दूसरी होती है रिले वेव्स। लव वेव्स क्या कर सकती हैं, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग कर सकती है अर्थ की, और रिले वेव एलिप्टिकल मोशन को फॉलो करती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि दो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, और फर्दर ये दो दो कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। सो क्वेश्चन जब बनेंगे तो इन्हीं पॉइंटर से बनेंगे। अगर इनके कैटेगरीज की बात की जाएगी, सीस्मिक वेव के टाइप्स की बात की जाएगी, तो इन्हीं पॉइंटर से क्वेश्चन आएंगे। सो दोस्तों, जब बात आ ही गई है अर्थक्वेक की, तो आइए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अर्थक्वेक के ऊपर। अर्थक्वेक क्या होता है, शेकिंग ऑफ अर्थ। और एक बात देखिए जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है अर्थक्वेक को लेके, कि जिस पॉइंट से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो हाइपोसेंटर कहते हैं या फिर फोकस कहते हैं। ध्यान रखिए, इमेज से देखते हैं, पहले एपी सेंटर को समझ लीजिए। एपी सेंटर क्या होती है, जो जिस पॉइंट से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होती है उसके जस्ट वर्टिकली एबव का पॉइंट एपी सेंटर कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुई तो ये क्या है, फोकस है या फिर हाइपोसेंटर है, और इसके वर्टिकली एबव पॉइंट कौन सा कहलाएगा, एपी सेंटर। अर्थ पे जो सेंटर है वो एपी सेंटर, ठीक है, अर्थक्वेक का। और वैसे मैं इसे कैसे याद रखता हूँ, इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, फोकस और एपी सेंटर के बीच अगर कन्फ्यूजन आए तो अल्फ़ाबेटिकली आप देखें तो ई पहले आता है एफ से, इसलिए एपी सेंटर जो है वो फोकस से एबव होगा, ठीक है, ऊपर आएगा, फिर नीचे क्या आएगा, फिर फोकस आएगा। जैसे अगर आप इमेज में ही देखें तो पहले ई, ऊपर में आएगा ई, फिर नीचे आएगा एफ। एग्जाम टाइम में देखिए ये चीज़ आप भूल सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फोकस तो ऐसे भी नाम से आप समझ सकते हैं, हाँ ये फोकस है अर्थक्वेक का, यहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होगी। जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होगी वो हाईएस्ट होगी कहाँ पे, एपी सेंटर में, और डिक्रीज करने लगेगी जब जैसे जैसे वेव्स दूर जाएंगी वैसे वैसे। सारे ही नेचुरल अर्थक्वेक ऑफ कोर्स लिथोस्फीयर में होंगे, जो कि ऊपरी पट्टी होती है अर्थ की। सीस्मिक वेव दो तरह की होती है, हमने बात कर ली है इस पर, बॉडी वेव होती है, सरफेस वेव होती है। और इस पर हमने ये भी बात बताई आपको कि बॉडी वेव जो होती है वो सिर्फ इंटीरियर में ट्रेवल करेंगी, और इसमें जो टाइप है प्राइमरी वेव का, ये तीनों ही सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में मूव करेगा, जबकि जो सेकेंडरी वेव्स होगी वो सिर्फ सॉलिड में ही मूव करेगी। सो नाउ इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, अर्थक्वेक से ही आया है। अर्थक्वेक लार्जली अकर्स अलोंग द कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज। दूसरा कहा गया कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री, समझते हैं ना आप, जो प्लेट बाउंड्री आपस में कन्वर्ज करती हैं आकर वो। और दूसरा कहा गया पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इन लिथोस्फीयर इज कॉल्ड फोकस। हाँ, ये हमें पता है कि जहाँ से पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगी वो फोकस कहलाएगी या फिर हाइपोसेंटर, और जो उसका वर्टिकली एबव पॉइंट होगा वो कहलाएगा एपी सेंटर। ई और एफ से हमने याद रखा है, ई एबव में एफ नीचे। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीज विथ डिस्टेंस फ्रॉम एपी सेंटर, ये भी हमें पता है कि हाँ धीरे धीरे इंटेंसिटी डिक्रीज होने लगेगी एपी सेंटर जो कि वर्टिकली एबव पॉइंट है अर्थक्वेक का, वहाँ से दूर जाने पर। एपी सेंटर ऑफ अर्थक्वेक ऑलवेज रिमेन ओवर कॉन्टिनेंट्स ओनली, ऐसी कोई बात नहीं है, कॉन्टिनेंट्स हो, वाटर बॉडीज हो, कहीं पे भी एपी सेंटर लाई कर सकती हैं। तो 1, 2 और 3 सही है यहाँ पे, और चौथा गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2 एंड 3। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, ना जाने कितनी बार पूछा जाता है, बट लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। सो आई होप आप इस पॉइंट से याद रख पाएंगे कि जहाँ से पॉइंट ओरिजिनेट होगी वो फोकस या फिर हाइपोसेंटर कहलाएगी, और जो एबव पॉइंट होगी वो एपी सेंटर कहलाएगी। ई याद रखिए ऊपर है और एफ नीचे है, बस इतना आप याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो जब भी पूछा जाए पॉइंट ऑफ ओरिजिन तो याद रखिए फोकस। सो आई होप अब अर्थक्वेक से क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलुवियल सॉइल्स वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले। सैंडी लोम से क्ले तक देखने को मिलते हैं। आपको बताना है, देखिए सैंडी लोम और क्ले में क्या अंतर है भी मैं इस पर बात करूंगा। आपको ये बताना है कि जनरली एलुवियल सॉइल की बात की जा रही, जनरली क्या होते हैं, पुअर होते हैं, पोटास में पुअर होते हैं, दोनों पोटास फॉस्फोरस में रिच होते हैं, पोटास और फॉस्फोरस में। किन चीज़ों में रिच होते हैं, किन चीज़ों में पुअर होते हैं, ये आपको बताना है। सो दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सॉइल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी चैप्टर 6 में आप देख सकते हैं सॉइल्स की बात की गई है, और सॉइल्स के अंदर कैटेगरीज होती है। हमने लास्ट के लेक्चर में भी बात की थी, जब हमें इससे पूछा गया था कि एक सॉइल का वेराइटीज़ दी गई थी और उसके बेसिस पे आपको बताना था कि कौन सी सॉइल है वो।
तो ये है मेनली सॉइल्स। और एलुवियल सॉइल्स में अगर आप देखें, एलुवियल सॉइल्स वाइड स्प्रेड होते हैं नॉर्दर्न प्लेन में, क्योंकि मैंने बताया था एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो रिवर से आने वाली मिट्टियाँ होती हैं। दीज सॉइल्स आर अगर आप देखें 40% एरिया में, जो कि काफ़ी बड़ा एरिया है, उनमें एलुवियल सॉइल्स फैली होती है। सो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको ध्यान रखने के लिए कही है सॉइल्स के विषय में, कि कौन सी सॉइल किस चीज़ में पुअर है और किस चीज़ में रिच है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और इसको आपको ध्यान से समझना है। एलुवियल सॉइल की ही अगर बात करें तो एलुवियल सॉइल वेरी करती है नेचर में फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले, ये हमने क्वेश्चन में देखा। और दे आर जनरली रिच इन पोटास बट पुअर इन फॉस्फोरस, यानी अगर जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी पोटास में तो रिच होती है लेकिन फॉस्फोरस में पुअर होती है, फॉस्फोरस की मात्रा कम देखने को मिलती है। सो हमने देखा एनसीईआरटी से वर्बेटिम ये क्वेश्चन लिया गया है, पोटास में तो रिच होती है लेकिन फॉस्फोरस में पुअर होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ए में उल्टा कर दिया गया है। देखिए इसे ऐसे भी आप सोच सकते थे, जो हमारे मेनली कॉमर्शियल फर्टिलाइजर्स होते हैं NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कौन सा? पोटेशियम। तो ये तीनों होते हैं NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। अब इनमें जो है वो मेनली इनमें कमी होती है, इसलिए इनका छिड़काव किया जाता है। तो यहाँ से भी आप ध्यान रख सकते हैं कि हाँ, जो मिट्टियाँ हैं उनमें वो पुअर होंगी, किनमें? फॉस्फोरस में, क्योंकि फॉस्फोरस का NPK इस तरह से याद रख सकते हैं आप, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप बताना है आपको इंडिया का, सीनो टिबेटन, ऑस्ट्रिक, इंडो आर्यन या ड्रेविडियन। सो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही है। और अगर आपको याद हो तो मैंने जब CAPF की एनालिसिस की थी वहाँ पे आपको ये बताया था, इसी से सिमिलर क्वेश्चन आया था लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के ऊपर। तो करेक्ट आंसर क्या है फिर? ऑप्शन सी, इंडो आर्यन। इंडो आर्यन सबसे बड़ा ग्रुप है। सदर्न इंडिया में मोस्टली द्रविडियन बोला जाता है। उस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में कवर किया है लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के ऊपर। क्वेश्चन आते हैं इससे बहुत ही ज़्यादा। अगेन बेहद ईजी सवाल पूछा गया है, अंडमान एंड निकोबार को कौन सी वाटर बॉडी सेपरेट करती हैं? गल्फ ऑफ मन्नार, 10 डिग्री चैनल, 11th डिग्री चैनल या पाक स्टेट। ना जाने कितनी बार ऑलरेडी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है और चैनल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैंने किसी वीडियो में ट्रिक भी बताई है, आई थिंक जब मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था CAPF के, तो इसी के सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें भी 8 डिग्री चैनल पर आई थिंक क्वेश्चन पूछा गया कि किनको किससे अलग करता है। तो वैसे अगर अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो ये 10 डिग्री चैनल से सेपरेट होती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 10 डिग्री चैनल है। सो ये देखिए मोस्टली आपको इन्हीं 3 वाटर बॉडीज़ के बारे में पूछा जाएगा, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। तो 8 डिग्री वाला सबसे छोटा है इन तीनों में से, तो ये मिलीमीटर में है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। वैसे मिलीमीटर में नहीं होगी डिस्टेंस। तो M फॉर मालदीव, M फॉर मिनिकोय। तो 8 डिग्री चैनल किन दो 8 डिग्री चैनल किन दो चीज़ों को सेपरेट करेगा, किन दो आइलैंड्स को? मालदीव को और मिनिकोय को। और 9 डिग्री चैनल देखिए, 9 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 9 बोलते हैं। और 9 का मतलब होता है नहीं। तो लक्ष्य क्या मिनी होना चाहिए? मिनी का मतलब छोटा। क्या लक्ष्य किसी का छोटा होना चाहिए? नहीं। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि 9 डिग्री चैनल यानी नहीं। और 10 डिग्री चैनल देखें तो 10 डिग्री चैनल सबसे मेन वाला है, अंडमान एंड निकोबार को अलग करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है फिर यहाँ पे? ऑप्शन बी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसे। ये सवाल देखिए फिर से बेहद इजी क्वेश्चन। आपको पूछा जा रहा स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सा इंडिया का? तो आपको पता होगा कि जो टाइम जोन की बात आती है तो इंडिया में जो टाइम जोन है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में मूव करती है, इलाहाबाद के पास से, इलाहाबाद नैनी से। तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन बी। अगेन एनसीईआरटी 9th क्लास के एनसीईआरटी इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर में आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे और उस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं इस क्वेश्चन के सोर्स को तो आप 9th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन में देख सकते हैं। यहाँ पे बात की गई है जब लोकेशन की, तो टाइम जोन के बारे में बताया गया है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का टाइम लेग होता है। हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कितनी है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में, जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पास करती है। सो हमने देखा मिर्ज़ापुर से पास करती है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, अगेन मोस्ट फ्रीक्वेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन। जो साइक्लोन्स होते हैं उन्हें अलग अलग जगहों से अलग अलग नाम से जाना जाता है, उन्हें आपको मैच करना है। साइक्लोन किस एरिया में कहा जाता है? ऑफकोर्स इंडिया के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं तो इंडियन ओशन हो जाएगा। हरिकेन बताइए, टाइफून और विली विली, ये 4 दिए गए हैं। सो हरिकेन कहाँ पे जाता है? अटलांटिक ओशन में कहा जाता है। टाइफून साउथ चाइना सी में, और विली विली ऑस्ट्रेलिया के अंदर बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फिर? ऑप्शन बी, 3 4 2 1। टाइफून साउथ चाइना सी और विली विली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया।
अगर आप इस क्वेश्चन का सोर्स देखना चाहते हैं तो अगेन 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर 10 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम के अंदर देख सकते हैं, जहाँ पे साइक्लोन की बात की गई है बहुत ही डिटेल में। तो साइक्लोन्स एक बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं साइक्लोन्स के ऊपर भी। सो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात की गई है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एक वायलेंट स्ट्रॉम होते हैं जो कि ट्रॉपिकल एरिया में ओरिजिनेट होते हैं। इन्हें साइक्लोन कहा जाता है इंडियन ओशन में, हरिकेन कहा जाता है अटलांटिक में, टाइफून कहा जाता है वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी में टाइफून कहा जाता है, और विली विली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, यहीं से क्वेश्चन फ्रेम किया गया मैच द कॉलम के रूप में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी वीडियोज़ यूपीएससी के द्वारा जितने भी पूछे गए सवालों के एनालिसिस है वो भी मैंने करवाई है, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।